दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुनो गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए EPS 1995 की पेंशन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं मिलवाती हूं आपको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से। तो दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे और पेंशन की चिंता में ज्यादा परेशान नहीं होंगे। चिंता तो हमें करनी चाहिए क्योंकि ये हमारा अधिकार है और हम जो चीज हमारे हाथ में नहीं है हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और करते रहे हैं। दोस्तों मैं आपके सामने EPS 95 के बारे में ही कुछ चीजें लेके आया हूं। हम कुछ दिनों से EPS के ऊपर पेंशनर्स को जगाने का काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को जगाने का काम कर रहे हैं, उन्हें जागरूक बनाने का काम कर रहे हैं, उनके जो क्वेरीज हैं उनको क्लियर करने का काम कर रहे हैं कि आदमी को जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये तो भविष्य के गर्त में है कि कल क्या रिजल्ट मिलेंगे और क्या नहीं मिलेंगे। EPFO क्या पेंशन फॉर्मूला जारी करेगा ये भी अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें हर एंगल से उस पर दबाव बना के रखना चाहिए और एंगल से जहां भी हम अप्रोच कर सकते हैं हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं इस देश की सबसे बड़ी संस्था है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि पार्लियामेंट और इक्वल लेवल पे ही आते हैं और पार्लियामेंट दो ही संस्था हैं और यही दोनों पूरे देश को कंट्रोल करती हैं। आपने देखा होगा कभी सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पे भारी होता है और कभी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट पे भारी होती है, जैसे अभी दिल्ली के केस में देखा गया कि दिल्ली में एक ऑर्डिनेंस जारी करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदल दिया गया। ऐसा ही कई बार होता है कि पार्लियामेंट द्वारा पास डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने भी बदले हैं। जो नेशनल जुडिशियल कमीशन वाला केस है 2015 का, वो हुआ है। तो हमें विजिलेंट रहना है और हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना है। मैं आपके लिए एक लैटिन मैगजीन है, इसका मतलब है विजिलेंटाबिस नॉन डोरमेंटबस जोरा सब विएंट। इसका मतलब है लॉ असिस्ट्स ओनली दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट दोज हु स्लिप ऑन देयर राइट्स ओवर देयर राइट्स। यह बहुत क्लियर सी बात है कि जब हम अपने अधिकारों के प्रति सजग ही नहीं हैं, हम अपने अधिकारों को उठाएंगे नहीं कहीं, तो सुप्रीम कोर्ट भी न्याय नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट कहना है, ये कई केसेस में लिया गया है इस लैटिन मैगजीन को, कि यदि आप अपने अधिकारों के प्रति सोए हुए हैं तो कानून आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब सीधा साधा है कि हमें अपनी जितनी भी EPS से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनको उठाते रहना है और हम उठाते रहेंगे। अभी लेटेस्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो फेंसिटर्स होते हैं ना, जो एक तरफ बैठ के ये देखते हैं कि यार इन लोगों का हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा, इन लोगों ने केस कर दिया है तो मेरा भी डिसीजन जो भी होगा वो हो जाएगा, बस यहीं से सब कुछ गड़बड़ होता है। इसलिए अभी ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये कहा है जो फेंसिटर्स हैं उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी यदि 5 लोगों ने एक केस किया है और मान लीजिए कोई इंक्रीमेंट का केस है और वो 5 लोगों ने किया है, तो उन 5 लोगों को ही उसका बेनिफिट मिलेगा यदि वो 10 साल बाद डिसीजन होता है या 20 साल बाद डिसीजन होता है। बाकी लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो बाहर बैठ के उसको देख रहे थे, चाहते तो वो भी उसमें शामिल हो सकते थे। इसलिए ये अभी चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। मैं आपको विशेष रूप से ये बताना चाहता हूं कि पेंशन कोई हमारे लिए एक 1982 में सुप्रीम कोर्ट का 5 जज की बेंच थी और पेंशन के ऊपर एक डिसीजन आया था। हालांकि पेंशन के ऊपर किसी ने कोई केस अलग था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन की परिभाषा दी थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 1982 को ये परिभाषा दी थी, पेंशन के बारे में कहा था, वो क्या कहा था हम उसे
2 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे कि पेंशन आखिर है क्या। इन्होंने कहा था पेंशन इज द वेस्टेड राइट विच इज स्टेचुरी इन करेक्टर, यानी पेंशन एक निहित अधिकार है जो संवैधानिक प्रकृति का है। हमारे संविधान में भी इसका उल्लेख है जो अभी आगे आएगा। ऑल पेंशनर्स फॉर्म वन क्लास इररेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट। जितने भी लोग रिटायर हो जाते हैं, वो कब रिटायर हुआ, कोई 2014 में रिटायर हुआ, 2015 में रिटायर हुआ, 16 में रिटायर हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार रिटायर हो गया तो हम एक वर्ग हो जाते हैं, हम एक क्लास बना लेते हैं और हम उसी क्लास के आधार पर पेंशनर्स कहलाते हैं। ये नहीं कि अब 2015 2014 और इसमें हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब था। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंटी नॉर इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेस डिपेंडिंग अपॉन द स्वीट विल ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी पेंशन कोई उपहार नहीं है। गवर्नमेंट जब हमें देती है पेंशन, ये कोई उपहार नहीं है, ना कोई अनुग्रह है, और ना ये ही नियोक्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ये सुप्रीम कोर्ट की विल के ऊपर, मतलब एम्प्लॉयर की विल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये कोई भी चीज उपहार, अनुग्रह या नियोक्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करता। पेंशन इज नॉट एक्सग्रेशिया पेमेंट बट इट इज द पेमेंट ऑफ पास्ट सर्विस रेंडर्ड। पेंशन किसी भी प्रकार का कोई एक्सग्रेशिया पेमेंट नहीं है, ये बल्कि हमारी जो पास्ट सर्विस है उसका एक रिवार्ड है। पेंशन कोई अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, ये स्पष्ट कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि पिछली सेवाओं के प्रति जो हमने सेवाएं दी हैं उसका भुगतान है। पेंशन इज राइट। 5वें पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट लिखता है पेंशन इज राइट, पेमेंट ऑफ इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्क्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी ये हमारा अधिकार है, पेंशन हमारा अधिकार है और ये नियोक्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करता। कि नियोक्ता मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वो प्राइवेट सेक्टर्स। अब प्राइवेट सेक्टर्स का तो कोई मतलब ही नहीं रहा या पब्लिक सेक्टर का कोई मतलब नहीं रहा जब ईपीएफओ है, और ईपीएफओ को हमने कंट्रीब्यूशन दे दिया, जितना कंट्रीब्यूशन उन्होंने मांगा, तो कंट्रीब्यूशन उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करता कि वो देंगे या नहीं देंगे। ग्रांट ऑफ पेंशन डज नॉट डिपेंड अपॉन वंस डिस्क्रिप्शन, ये भी वही बात है कि उनके विवेक के ऊपर निर्भर नहीं करता। पेंशन इज टाइम्ड एप्लीकेबल टू द पीरियडिक मनी पेमेंट ऑफ ए पर्सन हु रिटायर्स एट ए सर्टेन एज। पेंशन एक शब्द है जो एक निश्चित आयु में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को आवधिक धन भुगतान के लिए लागू होता है। पेंशन पेबल टू द एम्प्लॉइज इज अर्न्ड by the rendering long and efficient service and can be said as a deferred portion of the compensation of the service rendered। ये हमने जो सर्विस रेंडर की है उसका एक डेफर्ड पोर्शन है, डेफर्ड पोर्शन है, और यहां तो हमने कंट्रीब्यूशन भी दिया है। 9th पे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि पेंशन इज ए रिटायरमेंट बेनिफिट एंड इज इन कंसोनेंस विद द फर्दरेंस ऑफ द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेवानिवृत्ति लाभ जो है वो पेंशन में संविधान के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है, यानी सब पेंशन में संविधान का जो लक्ष्य है, संविधान का लक्ष्य मतलब फंडामेंटल राइट में जो हमारे आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 35 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनका ही एक रूप है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है और संविधान को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है ये। 10वें पॉइंट और आखिरी पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था द पेंशन स्कीम कंसिस्टेंस विद available resources and must provide the pension would be able to live a life free from want with decency, independence and self respect। यानी पेंशन संसाधनों के अनुरूप योजना को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेंशन भोगी जीवन जीने में सक्षम हो, उनको किसी भी इच्छा से मुक्त, मतलब फ्री फ्रॉम पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, वो शालीनता के साथ अपनी जिंदगी जी सके, स्वतंत्र और स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी जी सके, और पूर्व सेवानिवृत्तियों के समक्ष, यानी जो ऑलरेडी रिटायर्ड लोग हैं उनके समक्ष अपनी जिंदगी जी सकें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पेंशन की परिभाषा देते समय ऐसी बहुत सी बातें कही थी कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, पेंशन कोई बाउंटी नहीं है, पेंशन कोई एक्सग्रेस या पेमेंट नहीं है, पेंशन एक नियोक्ता की इच्छा के ऊपर भी निर्भर नहीं करता। यानी नियोक्ता आज की डेट में हमारा हम ईपीएफओ है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने उनको पेमेंट दे दिया है, ना कि वो प्राइवेट सेक्टर, ना कि वो कंपनी, ना कि वो पब्लिक सेक्टर, क्योंकि जब हम एक बार पेमेंट ईपीएफओ को दे चुके हैं और पेंशन फंड में दे चुके हैं, तो इसलिए हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा और
ये मेरा कहने का मतलब यही है, यदि आपको लगता है कि कहीं भी आपके साथ नाजायज हो रहा है, जिन लोगों के साथ में मतलब जिनके अधिकार थे उनको पेंशन पूरी नहीं मिल रही है, तो आपको या तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में या केस जरूर करना चाहिए। मैं मानता हूं कि उसका डिसीजन कुछ दिन बाद आता है, कुछ साल बाद आता है, हमें बहुत परेशानी होती है, लेकिन बैठे रह के अपने नुकसान झेलने का भी क्या मतलब है जिंदगी में। यदि हम अपना कुछ पा सकते हैं, यदि हम अपना कुछ सोच सकते हैं, ये तो हमें इस के प्रति अधिकार होना चाहिए। मैंने जैसा अभी पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक्चुअली हमें सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि जब 95 में आप पेंशन लेके आए थे तो आपने 12 महीने का एवरेज लिया था। अब 12 महीने के एवरेज पे उसी दिन ये डिसाइड था आपका कि आप 8.33% भी लेंगे, और यदि 6,500 उस समय 6,500 था या 5,000 था, उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेंगे तो 1.16% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर आप 2014 में आपने 60 महीने कर दिया उसको, तो भी कंट्रीब्यूशन हमारा यही रहा। फिर अभी आप एंटायर सर्विस पे करने की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल निहायत गलत है, जबकि हमारा कंट्रीब्यूशन उतना ही है। जब हमारा कंट्रीब्यूशन उतना ही है कि हम इतना कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, तो हमें पेंशन भी पूरी मिलना चाहिए। और पेंशन का फॉर्मूला चेंज करने का ईपीएफओ को कोई अधिकार नहीं है। ये पार्लियामेंट ने डिसीजन बनाया था, ये पार्लियामेंट में इस स्कीम पास की गई थी, जिसको जब पार्लियामेंट में स्कीम पास की गई थी तो आज ईपीएफओ को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से कि वो फॉर्मूला चेंज कर दे। और यदि चेंज किया जाता है, मान लीजिए वो चेंज करते भी हैं, तो हमसे जितना भी कंट्रीब्यूशन लिया गया है हमारा कंट्रीब्यूशन लौटा दीजिए। वो लोग ऐसे होंगे जो कंट्रीब्यूशन वापस लेने के बाद में पेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि 23 लाख देके और 23, 24, 20 लाख आज की डेट में देके और 21,000 रुपए महीने, 20,000 रुपए महीने पेंशन लेने का किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। हम तो यही है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि पेंशन कोई मतलब भीख नहीं है, कोई आपका इच्छा के ऊपर या आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये हमारा अधिकार है और हम अपना अधिकार लेंगे और लेके ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। मैं फिर आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी चीजें, ऐसे जानकारियां मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।